सोलो लेवलिंग का एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूंगा। तो ज्यादा देर न करते हुए चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हंटर्स गेट से बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। जिनवू बाहर निकलते वक्त मन में सोचता है कि आर्किटेक्ट सिस्टम मर चुका है, लेकिन मुझे अभी तक अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले। चीफ वू जिनवू से कहता है, इस रेड में 20 एलीट हंटर्स मारे गए। अगर डंजन ब्रेक होता तो और भी ज्यादा नुकसान होता, और तुम ये सब कुछ अकेले रोकना चाहते थे। जिनवू कहता है, मैं बच गया हंटर गिल्ड और मॉनिटरिंग डिवीजन की वजह से। चीफ वू कहता है, मुझे पता था कि तुम डबल डंजन में प्रवेश कर चुके हो, लेकिन डंजन से इतनी खतरनाक माना बाहर आ रही थी कि मैंने हंटर्स गिल्ड से कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट भेजी। फिर भी रिजल्ट इतना ट्रेजेडी भरा आया। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि इस गेट के अंदर डबल डंजन मिलेगा? जिनवू कहता है, डंजन ने ही मुझे यहाँ बुलाया। चीफ वू कहता है, इसने तुम्हें यहाँ बुलाया? जिनवू कहता है, हाँ, मुझे एक मैसेज मिला था जिसने मुझे यहाँ आने को कहा। वो कहता है, क्या हम वो मैसेज देख सकते हैं? जिनवू कहता है, नहीं, ये सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर दिखाई देता है। वो मन में सोचता है, मुझे नहीं लगता कि वो इस सिचुएशन में मजाक करेगा। जिनवू से चाहयन पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिनवू कहता है, हाँ, लगता है थोड़ा टायर्ड हूँ। फिर जिनवू वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जापान में। वहाँ वो लोग बहुत सारे माना क्रिस्टल जमा कर रहे हैं गेट के सामने। यूरी कहती है, इनसे सील किया जा सकता है। फिर वो गेट के चारों ओर बैरियर कास्ट करती है, और फिर यूरी कुछ सेंस करती है और कहती है, लगता है हमारे पीछे कोई है। यूरी कहती है, कौन हो तुम? सामने आओ। फिर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जिनवू का पिता है। इल्हुआन कहता है, उसकी सेंस तो काफी अच्छी लग रही है। ये आखिरकार शुरू हो रहा है। सब कुछ पहले से तय की गई ट्रेजेडी की तरफ जा रहा है। फिर हम देखते हैं गेट के आसपास एस रैंक हंटर और मिलिट्री को। यूरी कहती है, सब कुछ ठीक है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं अकेले एक एस रैंक को संभाल सकती हूँ। यहाँ कितने एस रैंक हंटर्स हैं? असिस्टेंट कहता है, 15। यूरी कहती है, मेरे शो को देखने के लिए इतने कम लोग? अमेरिका में क्या चल रहा है? क्या उन्होंने यहाँ बैकअप हंटर भेजे हैं? असिस्टेंट कहता है, वहाँ भी एक एस रैंक गेट है। ये सिर्फ जापान में नहीं बल्कि इंग्लैंड और इंडिया में भी एस रैंक गेट खुले हैं। यूरी कहती है, दुनिया क्वालिफाइड लोगों की कमी के कारण सफर कर रही है। असिस्टेंट कहता है, गेट खुल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनवू की तरफ। उसकी होश हॉस्पिटल में वापस आती है। फिर वहां जिनहू आता है जिनवू से मिलने। जिनहू जिनवू को देखकर रोने लगता है। जिनवू कहता है, क्या हुआ? जिनहू कहता है, तुम इतनी देर से क्यों उठे? मैंने सोचा तुम मर चुके हो। तुम पूरे 3 दिन बेहोश थे। जिनवू कहता है, 3 दिन? जिनवू जिनहू से पूछता है, क्या हुआ? जिनहू कहता है, तुम किस बात की बात कर रहे हो? जिनवू कहता है, जो एस रैंक गेट जापान में दिखाई दिया था उसके बारे में। फिर जिनवू को सब कुछ बताने लगता है। जापान के उस गेट से जायंट मॉन्स्टर बाहर निकल रहा है। उसे देखकर हंटर्स डर जाते हैं। यूरी कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहकर वो बैरियर को मजबूत करने लगती है। फिर गेट से एक और जायंट मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसे देखकर यूरी भी शॉक हो जाती है, और वो जायंट सिर्फ एक स्लैश में यूरी के बैरियर को काट देता है। जिनहू जिनवू से कहता है, रेड विफल हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनहू के पापा की तरफ। वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं, मैं कितनी देर नींद में था? असिस्टेंट जवाब देता है, 23 घंटे 44 मिनट। हम आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार थे, अगर आप 24 घंटे बाद भी नहीं उठते, जैसे कि आपने ऑर्डर दिया था। सबसे पहले मैं आपको ये 2 बातें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि एक ऐसा मरीज है जो इटर्नल स्लम्बर से ठीक हो गया है। वो मरीज है सन जिनवू की माँ। जिनहू के पापा मन में सोचते हैं, इसका मतलब जिनवू के पास इस बीमारी की दवा है। फिर वो कहते हैं, और दूसरी बात क्या है? असिस्टेंट कहता है, आपकी छोटी बेटी आई है। जिनहू की बहन कहती है, कब से आपकी ये हालत है? फिर सीन शिफ्ट होता है जापान में। गेट से निकलने वाला जायंट मॉन्स्टर यूरी को खा जाता है। ये देखकर मिलिट्री और वहां मौजूद हंटर लोग मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं, और जायंट मॉन्स्टर्स इतने फास्ट और पावरफुल थे कि एस रैंक हंटर्स भी उनका कुछ नहीं कर पा रहे थे। और ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, और जिनवू भी वो देख रहा था। जिनवू मन में सोचता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा एशिया खतरे में पड़ जाएगा। मुझे जल्दी जाना चाहिए। तभी जिना आकर कहती है, मत जाओ भैया। जिनवू कहता है, मतलब? जिना कहती है, तुम अब जाने वाले हो। जिनवू कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत काम किया है। अब मैं कुछ दिन रेस्ट करने की सोच रहा हूँ। जिनवू जिना के सिर पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं जिनवू रास्ते से चलते समय एक कार आती है और जिनवू को जिनहू के पापा के पास ले जाती है। जिनवू कहता है, मेरे साथ आपका क्या काम है? जिनहू के पापा कहते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो अपना परिचय देते हैं और जिनवू को एक चेक देते हैं और कहते हैं, मैं ऐसा घमंडी इंसान नहीं हूं जो सोचता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, खासकर जब मैं एक एस रैंक हंटर से बात कर रहा हूं। जिनवू कहता है, आप मुझसे क्या खरीदना चाहते हैं? जिनहू के पापा कहते हैं,
मेरे पास भी वही बीमारी है जो तुम्हारी माँ को थी। जिन्हू कहता है, क्या जिन्हू ये जानता है? जिन्हू के पापा कहते हैं, नहीं, ये सिर्फ 3 लोग जानते हैं। जिन्हू के पापा कहते हैं, मैंने इस बीमारी का इलाज हर जगह ढूंढा है। मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो सिर्फ इस बीमारी से ठीक हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई कोइंसिडेंस है कि वो मरीज तुम्हारी माँ थी। मैं तुमसे सच में जानना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है जापान में, और वहाँ मॉन्स्टर्स एक के बाद एक घर तोड़ रहे हैं और लोगों को खा रहे हैं। और सबसे बड़ा मॉन्स्टर गेट के सामने खड़ा होकर उस गेट की रखवाली कर रहा था। और इन सबको 2 दिन बीत चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है आजिन गिल्ड के ऑफिस में, जहां जिन्हू जिन्वू से कहता है, क्या तुम जापान जाना चाहते हो? क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी? ये जेजू आइलैंड से अलग है। वहां के मॉन्स्टर्स का साइज एबनॉर्मल है। जिन्हू कहता है, अगर मैं सफल हो गया तो पूरी दुनिया आजिन गिल्ड को याद रखेगी। जिन्हू कहता है, ठीक है, तो मैं भी जाऊंगा। जिन्हू कहता है, क्या? जिन्हू कहता है, रेड गेट जेजू आइलैंड डबल लेयर इंसिडेंट जो हाल ही में हुआ है, क्या तुमने उन न्यूज़ आर्टिकल्स में कुछ सिमिलैरिटी नोटिस की? जिन्हू कहता है, नहीं। जिन्हू आर्टिकल्स दिखाता है और रोते हुए कहता है, मैं इनमें से किसी में भी शामिल नहीं था। एकमात्र जिस पर मैं गर्व कर सकता हूँ वो है तुम्हारे साथ रहना। कहना शर्म की बात है, लेकिन सच बताऊं, तुम ही मेरी एकमात्र गर्व की वजह हो। जिन्हू कहता है, मुझे ये मिलियनर के बेटे से उम्मीद नहीं थी। जिन्हू कहता है, तुम जहां जाओ मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। जिन्हू कहता है, तुम तो इसके खिलाफ थे, अब तुम्हें याद है मैं कहाँ जाने की बात कर रहा था? जिन्हू कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर ये तुम्हारे लिए सेफ है तो मेरे लिए भी सेफ होगा। फिर जिन्हू वहां से जाते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं अब जापान क्यों जाऊंगा? तुम अब घर जाओ। जिन्हू सोचता है, आर्किटेक्ट मेरी लेवल के करीब था, इसका मतलब मुझसे भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। फिर जिन्हू घर में बैठकर खाना खा रहा होता है और वो जिन्हू के पापा के साथ हुई मीटिंग के बारे में सोच रहा होता है। जिन्हू जिन्हू के पापा से कहता है, मुझे नहीं लगता मैं इस मामले में आपकी कोई मदद कर पाऊंगा। जिन्हू के पापा पूछते हैं, तो फिर तुम्हारी माँ कैसे ठीक हुई? जिन्हू कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं इससे पैसे कमा रहा होता, मैं तो चुप नहीं बैठा होता। फिर जिन्हू वहां से चला जाता है। जिन्हू मन में सोचता है, वो कैसे इंसान है और क्या उन्हें भी वही बीमारी है? और मेरे पास भी अब कम दवा बची है, मुझे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। फिर जिन्हू अपनी माँ से कहता है, मैं जा रहा हूँ। फिर जिन्हू जिन आ के कमरे में जाता है और कहता है, तुम सो रही हो? जिन आ कहती है, हाँ। जिन्हू कहता है, हमें बात करनी है। जिन आ कहती है, मुझे सोने दो। फिर जिन्हू जिन आ के पास बैठ जाता है और कहता है, मैं हाल ही में मरते मरते बचा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मैं हमेशा ही मरते मरते बचता हूँ, लेकिन इस बार लगा कि मैं सच में मर जाऊंगा। ये थोड़ा डेंजरस था, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया। मैं इसके लिए आभारी हूँ कि मैं इतने बार मौत के मुंह से बच निकला, इसलिए इस बार भी मैं ज़रूर वापस आऊँगा। थैंक यू जिन, तुम्हारा शुक्रिया इस बार मुझे रोकने के लिए। हम देखते हैं जिन ये सब सुनकर रो रही होती है और कहती है, तुम तो फिर भी जाओगे, है ना? जिन्हू कहता है, हाँ, मैं वापस आऊँगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊँगा, चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों ना रहूँ। फिर हम देखते हैं चेयरमैन प्रेस के सामने भाषण दे रहे हैं। फिर जिन्हू आता है और प्रेस के सामने भाषण देता है। फिर हम देखते हैं जिन्हू अपना सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। फिर जिन्हू उसके साथ चलता है, मतलब वे जापान जा रहे हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।